मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहर इंदौर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के सबसे खूब सुंदर और स्वच्छ जगह के नाम की सूची में इंदौर सबसे ऊपर आता है। वहीं 3 महिलाएं किसी दूर इलाके से आकर इंदौर में एक किराए के अपार्टमेंट लेता है और वहां जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करता है। एक ऐसी महिला से दोस्ती होती है जो कुछ ही समय में अमीर बनने के तमाम सपने देखते हैं, लेकिन जल्दी में अमीर बनने की चाहत ने उन्हें इस तीनों महिलाओं की हत्या का आरोपी ठहराया जाता है। और इतिहास की कहे तो इंदौर के इतिहास में पहली ये घटना होता है कि किसी महिला को फांसी की सजा सुनाया जाता है। इस घटना से वहां के इलाके के लोगों के अंदर तो रोष होता ही है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लोग सरकार और प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आखिर वो कौन सी ऐसी घटना है जिससे एक महिला को इस हद तक जाने के लिए मजबूर किया? इनकी वजह क्या है? आइए तमाम बातों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, घटना 19 जून 2011 मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पॉश इलाके श्रीनगर का है, जहां पर एक परिवार कुछ ही समय पहले उज्जैन से इंदौर के पॉश इलाके श्रीनगर में एक किराए के मकान या अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और वहीं रहना शुरू कर देता है। इसमें जो महिला था मेघा देशपांडे, जो 47 साल की थी, वही उनकी बेटी अश्लेषा 23 साल की, और वही उनकी माँ रोहिणी यानी 70 साल की थी। यानी रोहिणी कहे तो अश्लेषा की नानी थी। मेघा, अश्लेषा और उनकी माँ रोहिणी, ये तीनों इंदौर के उस पॉश इलाके में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, मेघा देशपांडे एक वर्किंग वुमेन होता है, मतलब खुद के दम पर अपने परिवार को और खुद को चलाते हैं, और उनके पति एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक में काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी और शहर में होते हैं। मेघा देशपांडे एक MLM कंपनी में काम कर रहे होते हैं। MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिन्हें आमतौर पर लोग नेटवर्क मार्केट के नाम से जानते हैं। इसमें होता है कि लोगों को जोड़ना होता है, जो कंपनी के प्रोडक्ट होता है उन्हें बेचना होता है, उसके थ्रू उन्हें कमीशन मिलता है, यानी उसके तौर पर उन्हें पैसा मिलता है और कमाई होती है। मेघा देशपांडे इसी कंपनी में बेहतर पोस्ट पे होते हैं, अच्छे काम कर रहे होते हैं, उनकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है। उनके दिखावे, पहनावे, ओढ़ावे और जो उनके शरीर पर ज्वेलर्स होते हैं, उन्हें देखकर जो अनजान व्यक्ति होते हैं उन्हें यही लगता है यह काफी पैसे वाले और संपत्ति है और किसी चीज का मालकिन, और उसके पास खुद का कार भी होता है। बोलने और बातचीत करने में बेहद चंचल। वहीं उनकी बेटी की बात करती है तो 23 वर्षीय अश्लेषा एक मेडिकल स्टूडेंट थी और मेडिकल की तैयारी कर रही थी। मेघा देशपांडे अक्सर जब अपने किराए के रूम से निकलते थे तो उनके पास एक महंगे फोन होते हैं, महंगे कपड़े होते हैं, उनके ज्वेलरीज, और अपनी कार के साथ घर से निकलते थे। एक बात की बात है, मेघा देशपांडे एक मॉल में कुछ खरीदारी करने के लिए होता है। कुछ सामान खरीद के उनके हाथ में कुछ थैलियां होती है, और सामान खरीदने के बाद अपना रास्ता मॉल से बाहर निकलने का लेता है और उसी दिशा में घूम जाता है। तब एक लड़की होता है नेहा वर्मा, जो काफी देर से उनको ऑब्जर्व कर रही होती है, देख रही होती है। उनके चाल ढाल और बहुत बेशकीमती ज्वेलर्स, उन्हें देखकर लगता है कि ये बहुत ज्यादा अमीर है। उनके मन में ऐसी ऐसी तमाम भावनाएं आता है, तो उसी के तरफ अपने पैर करता है और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और जब मेघा देशमुख के पास जाता है तो नेहा वर्मा जानबूझकर उन्हें धक्का देता है, यानी उनसे टकरा जाता है, जिसके वजह से मेघा की सामान फर्श पर गिर जाता है और नेहा वर्मा बहुत जल्दी ही उनका सामान उठाता है और उन्हें कई बार सॉरी बोलता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये गलती से हो गए। इनके बाद धीरे धीरे नेहा वर्मा मेघा देशपांडे से बातचीत करना शुरू कर देता है। तो वहीं पर मेघा देशपांडे
अपने बारे में बताता है कि वह कैसे काम करती है, किस तरह से खुद के पैरों पर खड़ा है और अपना परिवार और खुद के जीवन खुद से चलाता है। उनके बातों से नेहा वर्मा काफी एक्साइटेड हो जाता है और भी सुनने की इच्छा जाहिर करता है और उनके साथ साथ उनके सामान और थैली को लेकर उनके कार तक पहुंच जाता है। मेघा देशपांडे को ऐसा लगता है कि ये लड़की बेहद अच्छी बोलने और बातचीत करने में भी चंचल है और अंदर से उनके अंदर जो क्षमताएं हैं काफी कूट कूट के भरा हुआ है। देखने और बातचीत करने में बेहद सुंदर और चंचल दिखने के बावजूद जो मेघा देशमुख होता है अपना मोबाइल नंबर और पता नेहा वर्मा को दे देती है। उसके कुछ ही दिन बाद कहे तो नेहा वर्मा मेघा देशमुख से अक्सर फोन पर बात किया करती थी और धीरे धीरे मेघा और नेहा की दोस्ती बहुत आगे तक चला गया। एक दूसरे से मिलना जुलना और बात करना ये आम दिनचर्या की तरह हो गया। वहीं अगर नेहा वर्मा की बात करें तो उनके पिता एक गाड़ी का चालक होता है और परिवार बिल्कुल ही आर्थिक स्थिति खराब होती है और बेहद निम्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वहीं नेहा वर्मा का एक दोस्त होता है, मतलब राहुल उर्फ गोविंद चौधरी होता है। ये तमाम बातें जो एक महिला के साथ दोस्ती हो जाता है अपने दोस्त राहुल से तमाम बातें शेयर करता है, उन्हें बताता है और समझाता है कि वो महिला कितनी अमीर है, कितने पैसे वाली है और एक मालकिन की जिंदगी जी रही। और नेहा वर्मा के अंदर एक ललक था, एक लालच भरा था कि बहुत कम काम करके और बहुत ही कम समय में अमीर बनने का एक सपना था जो हर बार उन्हें इसके मन में सताता था और अपने प्रेमी राहुल के साथ घर बसाना। तो 13 जून 2011 को पहली बार जब मेघा देशपांडे के इंदौर वाले पॉश इलाके में जो किराए का मकान है वहां पर जाता है और उनसे मिलता है, बातचीत करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। कुछ दिन बाद फिर से नेहा वर्मा मेघा देशपांडे के किराए वाले मकान में पहुंचता है और उन्हें कंपनी ज्वाइन करने के लिए, कंपनी से जुड़ने के लिए बात कहा जाता है। तो उस बात से वो एग्री हो जाता है। ये जो कंपनी है ब्यूटी प्रोडक्ट बेचती थी, इन्हें तमाम बातें और तमाम जानकारी नेहा वर्मा के पास होता है। जब उन्हें एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म भरने को कहा जाता है, तो उसी दौरान नेहा वर्मा मेघा देशपांडे से कहता है कि उनके दोस्त भी है, क्यों ना वो उन्हें भी बुला लेते हैं और साथ मिलकर फॉर्म भरेंगे और वो भी इस कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, यानी मिलकर हम लोग काम करेंगे। मेघा देशपांडे कहता है ठीक है, आप उन्हें बुला सकते हैं। तो पहले से जो तैयार उनके राहुल उर्फ गोविंद चौधरी और मनोज तीनों उस रूम में दाखिल हो जाता है और कुछ ही समय बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं और बाहर से रूम लगा देते हैं। उन्हें रूम के बगल में रहने वाला एक पड़ोसी जो किराए के मकान में रहता है, जब उनके कमरे के बगल से यानी मेघा देशपांडे के कमरे के बगल से जब गुजर रही होती है तो वहां खून के निशान मिलते हैं। जो पांव से गए होते हैं वहां पे कई जगह खून के लगे होने का निशान मिलता है। फिर जो उनका दरवाजा होता है वहां भी खून के निशान मिलते हैं। तो वो मेघा देशपांडे, जिन्हें वो भी जानती थी, बार बार आवाज लगाती है, गेट को नॉक करता है, लेकिन उधर से कुछ भी आवाज नहीं आता है। तो उन्हें बहुत ज्यादा डर हो जाता है। तुरंत वो मकान मालिक को फोन करता है और कुछ ही समय बाद मकान मालिक वहां पहुंच जाता है। वो भी आवाज देते हैं और इस दृश्य को देखकर बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। फिर किसी तरह खिड़की से झांक कर उस रूम के अंदर देखने की कोशिश करता है। तो जो ही खिड़की खोलता है और रूम के अंदर झांकता है तो ऐसा दृश्य देखकर वह पूरे डर जाता है और चीख पड़ता है। सभी लोग में अफरा तफरी मच जाती है, आखिर क्या हो गया कि ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है। जब देखता है तो उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लाश पड़ा हुआ था। वह उन्हीं का लाश था जो कुछ समय पहले एक महिला किराए का मकान लेती है, उसमें होता है मेघा देशपांडे और उनकी बेटी अश्लेषा और रोहिणी। ये तीनों का कत्ल हो चुका था और तुरंत में रूम मालिक पुलिस को फोन करता है, एम्बुलेंस को बुलाता है और उन लोगों को पोस्टमार्टम के लिए
हॉस्पिटल लेके जाते हैं और पुलिस मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाते हैं। वहां पर खून का सैंपल और कुछ सामान जो वहां पर बरामद होता है पुलिस अपने कब्जे में लेता है। जब खून का सैंपल जांच होता है तो उन्हें पता चलता है कि ये जो ब्लड है, जबकि ब्लड सैंपल 4 लोगों का है और खून सिर्फ 3 लोगों का ही हुआ है। तिरपन मर्डर से उस एरिया और इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। मीडिया में ये बातें जोर शोर से उठाई जाने लगती है। लोग जगह जगह प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। न्याय को जल्दी दिलाने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं और दोषियों को फांसी देने की तमाम प्रकार के मुद्दे उठते रहते हैं। प्रशासन और पुलिस के ऊपर पूरा प्रेशर होता है और इस काम को करने के लिए अलग अलग टीम बनाई जाती है और सभी को काम पर लगा दिया जाता है। तब मेघा देशपांडे का जो फोन कॉल का डिटेल्स पता किया जाता है, तमाम नंबर खंगाली जाती है, तो कॉल डिटेल निकालने के बाद पता चलता है कि एक नंबर जिस पे बार बार बात हो रहा था उन्हें उठा लिया जाता है और वो होता है नेहा वर्मा का। उस समय नेहा वर्मा एक एटीएम में होता है और उस एटीएम का लोकेशन ट्रैक करके और एटीएम से ही नेहा वर्मा को उठा लिया जाता है और नेहा वर्मा से फिर जब सख्ती से पूछताछ करता है तो वो सारी बातें कबूल कर लेता है और फिर घटनाक्रम को पुलिस के सामने रखता है। फिर नेहा वर्मा बताते हैं कि कुछ ही समय पहले ही मेघा देशपांडे से उनकी दोस्ती हुई थी, बात हुआ था और उन्हें देखकर लगा कि मेघा देशपांडे बेहद ही अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने प्रेमी राहुल उर्फ गोविंद चौधरी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि क्यों न इसके घर में जाकर जो भी पैसे और जेवरात हैं उन्हें ले लिया जाए। लेकिन इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए राहुल के पास पिस्तल नहीं था, तो उन्होंने मनोज से दोस्ती करता क्योंकि मनोज के पास पिस्तल था। मनोज को भी इस कार्य में हिस्सेदारी बनाता है और उन्हें तमाम प्रकार के प्रलोभन देकर इस कार्य को अंजाम तक पहुंचा देने के लिए अपने इस ग्रुप में शामिल कर लेता है। और फिर हम लोग एक दिन मेघा देशपांडे के रूम पर पहुंचते हैं। फिर वहां बातचीत होती है, लेकिन जो पिस्तल होता है वो राहुल के हाथ में होता है और राहुल तुरंत नेहा देशपांडे के सिर पर पिस्तल तान देता है। उनसे तमाम चीजें लिया जाता है, एटीएम कार्ड भी लिया जाता है, उससे पिन भी पूछ लिया जाता है और बाद में जोर जबरदस्ती होती है तो नेहा देशपांडे के सर में राहुल के द्वारा गोली मार दिया जाता है और दूसरी गोली जो ही उनके बेटी के ऊपर तानता है, लेकिन गलती से वही गोली उनके पैर में लग जाता है और फिर वहीं पर मनोज छुरी से कई वार करता है, उनके शरीर के कई हिस्सों में भोंप देता है और तब तक घोंपता रहता है जब तक तीनों की जान न निकल जाए। इसमें मेघा देशपांडे, उसकी बेटी अश्लेषा और उनकी मां रोहिणी की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस घटना को अंजाम देने के लिए 3 व्यक्ति थे। पहला मास्टरमाइंड नेहा वर्मा, उनका प्रेमी राहुल उर्फ गोविंद चौधरी और तीसरा जो शख्स था जिन्हें बुलाया गया और फंसाया गया, मनोज। ये तीनों ही इस घटना को अंजाम देने के बाद तमाम लगभग 4 से 5 लाख की ज्वेलरी, 1.5 लाख रुपया कैश और एटीएम लेकर उस जगह से फरार हो जाते हैं। नेहा वर्मा को जल्दी अमीर बनने की इस लालच ने एक ही परिवार की 3 पीढ़ी को खत्म कर देता है, हत्या कर देता है। पुलिस इन तीनों आरोपित को गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि तमाम सबूत अब इन तीनों के खिलाफ होता है और 2013 में निचली अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना देता है। और मध्य प्रदेश इंदौर में यह पहली बार था कि किसी महिला को फांसी की सजा सुना जाता है। और 2014 में इंदौर के हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, उन्हें भी इस फैसले को बरकरार रखा, यानी इस तीनों आरोपी को 3 बार फांसी की सजा को बरकरार रखा है। न्यायाधीश DN मिश्रा ने यह कहकर दया याचिका को टाल दिया क्योंकि उन्होंने कहना है कि ये जो आरोपी है एक ही परिवार के 3 पीढ़ी को खत्म कर दिया, यानी हत्या कर दिया है, इसलिए दया याचिका इसके लिए बिल्कुल ही नहीं। मेघा देशपांडे के परिवार का कत्ल और उनका कत्ल बेहद ही दर्दनाक और खौफनाक है। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।